नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ पे। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तकदीर का फैसला पार्ट 2। कुछ देर बाद सेनापति राजमहल के बाहर घोड़े से उतरा। शीघ्र वह प्रलय सिंह के सामने था। आइए सेनापति जी, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। राजपुरोहित ने हमारे राज्याभिषेक के विषय में क्या कहा? इस संबंध में मैंने अभी राजपुरोहित से बात नहीं की है युवराज। इस समय तो मैं अपनी एक शंका का समाधान करने आया हूँ। कहो सेनापति, आखिर तुम्हारे ही सहारे तो हम इस राज्य को प्राप्त करने की सोच रहे हैं। कहिए, आपकी क्या शंका है? युवराज, मैं आपके अभिषेक से पूर्व यह बात स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ कि मुझे आपका साथ देने का क्या पुरस्कार मिलेगा। मैं अपना पुरस्कार निश्चित कर लेना चाहता हूँ। लगता है आज आप कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। कृपया अपनी बात साफ साफ कहिए, हमें पहेलियां सुनने का शौक नहीं। सीधी सी बात है युवराज, आप तो राजा बन जाएंगे, किंतु मुझे क्या मिलेगा? आपके राज्य में भी तो मैं सेनापति ही रहूंगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्थिति में मुझे क्या पुरस्कार मिलेगा। ओह, मैं समझ गया सेनापति जी। लगता है इसके मन में या तो स्वयं राजा बनने की इच्छा पनप रही है या फिर यह शत्रुओं से मिल गया है। अब इस पर विश्वास करना किसी भी समय खतरनाक सिद्ध हो सकता है। आपने मुझे उत्तर नहीं दिया युवराज। यदि आपने मुझे आश्वस्त नहीं किया तो मैं राजगुरु, राजपुरोहित और उच्च अधिकारियों के समक्ष आपके षड्यंत्र की पोल खोल दूंगा। तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे धमकी दो? यह धमकी नहीं युवराज, बल्कि चेतावनी है। यदि आपने मेरे प्रश्न का ठीक। परंतु अभी सेनापति अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि प्रलय सिंह बिजली की गति के साथ उस पर झपटा और यह ले अपना पुरस्कार धूर्त सेनापति। आह! सेनापति की जमीन पर गिरते ही प्रलय ने मयान से तलवार खींच ली। अब तू भी जिंदा नहीं बचेगा मूर्ख। तुझ जैसे आंखें दिखाने वाले को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। ओह, इस समय किसी तरह बचकर निकल भागने में ही भलाई है। अगले ही पल उफ! सेनापति किसी तरह जान बचाकर घोड़े पर सवार हो वहां से भाग निकला। राजगुरु की योजना सफल रही। सेनापति के दिमाग पर छाई राजकुमार प्रलय के प्रति वफादारी की धुंध प्रलय सिंह की एक ही ठोकर ने साफ कर दी थी। इस दुष्ट का कोई विश्वास नहीं। मैंने इसका इतना साथ दिया और इसने यह व्यवहार किया मेरे साथ। अब मैं भी इसे मजा चखाकर ही रहूंगा। वहां से भागकर सेनापति सीधा राजगुरु के पास पहुंचा और प्रलय की सारी पोल खोल दी। ओह, तो तुम स्वीकार करते हो कि युवराज राज्य हथियाने के लिए भयानक षड्यंत्र रच रहा है? जी हाँ, अब वह आप पर शीघ्र ही राज्याभिषेक करवाने के लिए जोर डालेगा। फिक्र मत करो, वह सब व्यवस्था मैं कर लूंगा। किंतु विजय के वापस आने तक प्रलय को यह बात मालूम नहीं होनी चाहिए कि मुझे सब पता चल चुका है। मैं उसे राज्याभिषेक के लिए हाँ कर दूंगा। तब तक तुम भी प्रलय से क्षमा मांगकर सुलहनामा कर लो। लेकिन विजय का कहीं कोई पता नहीं है। यदि राज्याभिषेक के दिन तक भी वह नहीं लौटा तो? महल छोड़ने से पहले मेरी उससे बात हो चुकी है। वह हमारे एक खास आदमी के यहाँ गया है और रानी माँ को वहाँ छोड़कर सीधा यहाँ आएगा। तब मैं चलता हूँ। मैं सेना के अन्य अधिकारियों को भी विश्वास में लेने की कोशिश करूंगा। इधर सेनापति के भड़क कर विमुख हो जाने से प्रलय सिंह अपने राज्याभिषेक के प्रति चिंतित हो रहा था। मुझे अतिशीघ्र राजगुरु पर राज्याभिषेक के लिए दबाव डालना होगा। यदि सेनापति ने वास्तव में अपना मुंह खोला तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और इस काम के साथ साथ मुझे राजगुरु को भी शीघ्र से शीघ्र विश्वास में लेना होगा, वरना वे भी मेरे मार्ग में रोड़ा अटका सकते हैं। फिर कुछ सोचकर प्रलय सिंह उसी समय राजगुरु से मिलने चल पड़ा। इससे पहले कि वह कुत्ता सेनापति राजगुरु या अन्यों के सामने मेरा भंडा फोड़ करे, मुझे पहले उल्टा उसके प्रति उन्हें बरगला देना चाहिए ताकि वे उसकी बात पर विश्वास न करें। बाजार में प्रलय सिंह को देखते ही लोग बातें करने लगे। वह देखो, महाराज का हत्यारा युवराज आ रहा है। धीरे बोलो, उस दुष्ट ने सुन लिया तो मरवा डालेगा। लेकिन प्रलय के कानों में उनकी बातचीत पड़ चुकी थी। ए, क्या बक रहे थे तुम? ये युवराज प्रणाम, हमने कुछ नहीं कहा, विश्वास करें। झूठ बोलता है कुत्ते। ले मजा चख, याद रख, फिर मेरे विषय में एक भी शब्द कहा तो खाल खिंचवा लूंगा। आह, क्षमा युवराज, क्षमा। राजगुरु उस समय अपने महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े यह सब देख रहे थे। हे भगवान, यह दुष्ट प्रजा को क्या सुख देगा? लेकिन तभी राजगुरु प्रलय सिंह को अपने निवास स्थान की ओर आते देख चौंक उठे। अरे, यह तो इधर ही आ रहा है। इसे यकीन दिलाना होगा कि मैं इसका समर्थक हूँ, वरना यह नायक की और खून खराबा करेगा। राजगुरु का अनुमान सही था। प्रलय सिंह राज्याभिषेक के विषय में उनसे ही मिलने आया था।
सेनापति के विषय में अनाप शनाप बताने के बाद वह बोला, तो आप समझ गए ना राजगुरु कि जल्दी से जल्दी शुभ मुहूर्त निकालकर आपने मेरा राज्याभिषेक करना है। वैसे तो तुम्हारा अधिकार नहीं बनता, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी ही मुहूर्त निकालकर तुम्हारी ताजपोशी कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, लेकिन आप उस गद्दार सेनापति से सावधान रहिएगा। उसकी तुम चिंता न करो राजकुमार, मेरे रहते हुए वह तुम्हारा कोई विरोध नहीं करेगा। और प्रलय सिंह निश्चिंत होकर वापस लौट गया। उधर बड़ी रानी, विजय और सावित्री। माँ, तुम थक तो नहीं गई? नहीं बेटा, जब तक मेरी आंखों का तारा मेरे साथ है मुझे थकान छू भी नहीं सकती। रानी जी, मुझे एक बात खटक रही है। पूरा विश्वास तो नहीं, परंतु शंका तो है ही। यदि आज्ञा हो तो कहूँ? निसंकोच होकर कहो सावित्री, मन की बात बता देना कभी कभी बड़ा लाभदायक रहता है। रानी जी, बात कुछ विशेष तो नहीं, परंतु जाने क्यों मुझे अजय की सूरत के बारे में भ्रम हो जाता है। हाँ सावित्री, उसे देखकर तो मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे वह विजय का ही दूसरा रूप हो। हाँ रानी जी, विजय तथा अजय की सूरत में इतनी समानता है कि दोनों जुड़वा भाई लगते हैं। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात आखिर वे जंगल पार कर राजगुरु के विश्वस्त आदमी की हवेली में पहुंच गए। लेकिन जब वे खाने पीने के पश्चात विश्राम कर रहे थे, तब एक कोढ़ी स्त्री वहां आई और महारानी आदि को देखकर चौंक उठी। रानी जी, आप और यहाँ इस हाल में? कुशल तो है ना? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ओह, आपने मुझे पहचाना नहीं रानी जी? मैं वही दाई हूँ जो प्रसव काल में आपके पास थी। ओह, तो यह तुम हो। मुझे तुम्हारी यह दशा देखकर सचमुच बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? मैं अपने पापों का फल भोग रही हूँ महारानी जी। पापों का फल भोग रही हो? ऐसा क्या पाप किया है तुमने? तुम तो बहुत अच्छी हो। रानी जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, किंतु अब भी आपको मेरे साथ इतनी हमदर्दी है। सचमुच आप महान हैं। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने मेरे साथ भला क्या बुरा किया है? रानी जी, उस रात आपने 2 सुंदर और स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन रानी कालिंदी के भय तथा इनाम के लालच से मैंने यह सिद्ध किया कि आपने पत्थर को जन्म दिया है। क्या? यह तुम क्या कह रही हो बहन? मैं सच कह रही हूँ महारानी जी। आह, तो जल्दी से बताओ, मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? आपके दोनों बच्चे एक टोकरी में रखकर जमुना ने गंगा में बहा दिए थे, और आपकी पागलों जैसी हालत देखकर महाराज ने कोई अनजाना बच्चा आपकी गोद में डाल दिया था। नहीं, तुम बकती हो। यह झूठ बोल रही है रानी माँ। मैं ही आपका पुत्र हूँ, आप ही मेरी माँ हैं। जरूर यह स्त्री कोई षड्यंत्र कर रही है। आह, मैं भी कितनी भाग्यहीन हूँ। 2 बेटों की माँ होते हुए भी निसंतान हूँ। विजय बेटे, अब तो तुम ही मेरे बेटे हो। माँ, मेरे लाल। मेरे बेटे, तुमने भले ही मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, किंतु मैंने तुम्हें ही अपना बेटा माना है। अपनी अभागिन माँ की एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? आज्ञा दे माँ, आपके इशारे पर मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। तो अभी राजमहल चले जाओ। मैं महाराज के हत्यारे को अपने चरणों में देखने की इच्छा रखती हूँ। माँ की आज्ञा का हर हालत में पालन होगा। और विजय एक मामूली सैनिक का वेश धारण कर राजमहल पहुंच गया। उस समय वहां प्रलय के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। ओह, तो यहाँ राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। मैं भी देखता हूँ कैसे बनता है वह दुष्ट राजा। लेकिन पहले मुझे अजय से जेल में मिलना होगा। कुछ सोचकर विजय बाजार पहुंचा और एक शस्त्र विक्रेता से उसने एक तलवार खरीदी। सुना है यहाँ का युवराज प्रलय बहुत दुष्ट है। हाँ भैया, उसने अपने पिता की हत्या कर दी और एक पंडित के निरपराध बेटे को महाराज की हत्या के जुर्म में कैद कर कारागार में डाल दिया है। अच्छा, अरे भाई, यहाँ पर भी उसने बस नहीं की, उस दुष्ट ने अपनी माँ बाप को भी जेल में डाल दिया है। ओह, उसके बाद विजय वहाँ नहीं रुका। अब मुझे शीघ्र ही राजमहल पहुंचकर राजगुरु से मिलना होगा। पता नहीं मेरे पीछे उन पर क्या बीती हो। कुछ देर बाद ही वह राजगुरु के निवास स्थान पर राजगुरु के सामने खड़ा था। अच्छा हुआ बेटा, तुम वापस लौट आए। प्रलय अपनी ताजपोशी कराने जा रहा है। उसकी ताजपोशी कभी नहीं होगी गुरुदेव, लेकिन उसकी अकल ठिकाने लगाने से पहले मैं अजय को जेल से मुक्त कराना चाहता हूँ। क्या आप इस संबंध में मुझे कोई सलाह देंगे? अवश्य बेटे, मेरे दिमाग में उसे आज़ाद कराने की एक तरकीब है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर राजगुरु उसे कुछ समझाने लगे। सब कुछ अच्छी तरह समझाने के बाद वे अंत में बोले, बस बेटे, अजय को जेल से मुक्त करवाने का यही एकमात्र उपाय है। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तहखाने तक छोड़ आऊँ।
वहीं से तुम आराम से जेल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए। राजगुरु विजय को लेकर एक कमरे में पहुंचे और एक मूर्ति को घुमाकर उन्होंने तहखाने का गुप्त द्वार खोला। अगले ही पल वे दोनों तहखाने की सीढ़ियां उतर रहे थे। तहखाने की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने के बाद, यह अंगूठी रख लो बेटे, इसे दिखाने पर पहरेदार तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहीं प्रलय सिंह कोई और ही फसाद न खड़ा कर दे। तुम कल राज तिलक के समय राजमहल अवश्य पहुंच जाना। अवश्य गुरुदेव। तहखाने के रास्ते विजय जेल में पहुंचा। ओह, यह दोनों दुष्टा भी कैद कर ली गई हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, पापों का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। वह प्रहरी के पास पहुंचा। मैं युवराज का विशेष अंगरक्षक हूँ। उनके आदेश से मैं इन स्त्रियों से एकांत में बात करना चाहता हूँ। मुझे इनसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। क्या युवराज का पहचान चिन्ह तुम्हारे पास है? हाँ। विजय ने जेब से वह अंगूठी निकालकर दिखाई जो राजगुरु ने उसे ऐसे ही वक्त के लिए दी थी। यह रहा पहचान चिन्ह। ठीक है, मैं उधर सामने खड़ा हूँ, आप बात कर ले। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।